हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा की थी। आज शेष दो अन्य स्रोतों के बारे में चर्चा करनी है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है विदेशी साक्ष्यों के बारे में। इन दोनों स्रोतों से भी भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। खासकर अभिलेखों से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम हम पुरातात्विक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं आज। पुरातात्विक साहित्य में पहला आता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अभिलेख किसे कहते हैं। दोस्तों, अभिलेख कठोर सतहों पर लिखी जाती थी, जैसे पत्थरों पर, हम कह सकते हैं गुफाओं पर भी इन चीजों को लिखा जाता था, स्तंभों पर लिखा जाता था। अलग अलग प्रकार के अभिलेख होते थे। लेकिन अभिलेख की एक छोटी परिभाषा आपके सामने रख लेता हूं कि वास्तव में अभिलेख किसे कहेंगे। देखो, राजा कभी कभी अपने आदेशों का पालन करने के लिए कुछ ऐसी बातें लिख लेते थे जिसे जनता पढ़ सके और समझ सके और उन आदेशों का पालन कर सके। जो पत्थरों पर लिखे हुए हैं, जो कठोर सतहों पर लिखे हैं, राजा कभी कभी ऐसे आदेश लिखवा देता था उन पत्थरों पर जिसे जनता पढ़ सके, समझ सके और उन आदेशों का पालन कर सके। ये सारी चीजें अभिलेख हैं। अभिलेख में राजा अपनी बड़ाई भी करवा सकता था ना, तो हम जबरदस्ती भी उन चीजों को लिखवा सकता था राजा। तो हम इन चीजों से भी और कहीं कहीं पर अच्छी जानकारी भी मिल सकती है। हर राजा ऐसा काम नहीं कर सकता है कि वो अपनी ही बड़ाई करे। कुछ अच्छे कार्य भी वो करवा रहा है तो वो सब चीजें वो अभिलेखों में लिखवाता था, कठोर सतहों पे लिखवाता था। ठीक है, तो हम अभिलेख की बात कर रहे हैं। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा लेवल से, क्योंकि अलग अलग जो हमारे शासक हैं उन्होंने अपने अपने अभिलेख लिखवाए हैं और उनमें कहीं ना कहीं कुछ नई घटनाओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो सर्वप्रथम जो प्राचीन भारत का जो अभिलेख है 1400 बीसी का, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब ईसवी पूर्व का, 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख मिला है एशिया माइनर में, बोगाजकोई में। कहीं पर बोगजकोई लिखा है, कहीं पर बोगाजकोई लिखा है। यहाँ पर प्राचीनतम अभिलेख मिला है। ये तुर्की में पड़ता है, टर्की उसका वर्तमान नाम। तो यहाँ पर भारतीय देवताओं के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें 4 देवता बहुत महत्वपूर्ण है: इंद्र, मित्र, नाश्यत्य और अश्विनी। ये मित्र, वरुण, इंद्र और नाश्यत्य, जिसको अश्विनी कुमार कहा गया है, इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, सीजीएल में, आप कहीं पर भी देख ले, यूजीसी नेट में, या हम अन्य एग्जामों में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है कि भारत के किन 4 देवताओं का उल्लेख बोगाजकोई अभिलेख में है। तो उन 4 देवताओं का नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नाश्यत्य, जिनको अश्विनी कुमार का देवता कहा गया है। दूसरा जो अभिलेख आता है, ये जितने अभिलेख हैं इनमें जो कोटेशन दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों में क्या प्राप्त हुआ है, किसके बारे में विशेषताएं बताई गई है, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इससे भारतीय इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है दोस्तों। दूसरा अभिलेख आता है यवन राजदूत हेलियोडोरस का, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ खुदवाया। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भागवत धर्म के बारे में चर्चा मिलती है। किस अभिलेख में भागवत धर्म के बारे में सर्वप्रथम अभिलेख चर्चा मिलती है? तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, जो विदिशा में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं कलिंग राजा, चेदी वंश का था कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस प्रश्न को बड़ा आप ध्यान से सुने कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। यह अभिलेख किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। दुर्भिक्ष की जानकारी, अकाल की जानकारी कहां से मिलती है? तो बंगाल के शोहवरा अभिलेख से मिलती है, जो अशोक के समकालीन अभिलेख रहे हैं। यहां से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में मौर्य शासक अशोक
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी चर्चा मिलती है। यह अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंदगुप्त का है। सर्वप्रथम भारत में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। जूनागढ़ अभिलेख में भी इसकी चर्चा मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है एग्जाम लेवल में, और इसमें किसकी चर्चा मिलती है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, भीतरी स्तंभ लेख हो गया, दोनों से ये मिलता है कि भारत में हूणों का आक्रमण कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, उसके शासनकाल में एक ऐरण अभिलेख आया। इस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में चर्चा मिलती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य ऐरण अभिलेख से पता होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सती प्रथा जो होती है, जब पति की मृत्यु हो जाती तो उस पति के पत्नी को भी सती होना पड़ता था, जबरदस्ती लोग करवाते थे ना, और कहीं कहीं महिलाएं भी स्वेच्छा से सती कर लेती थी। तो इस शब्द का उल्लेख आपका ऐरण अभिलेख में मिलता है। ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का है। ठीक है, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त का है। हरिशेन इसके रचनाकार हैं। इसके बारे में समुद्रगुप्त के सारे विजयों का उल्लेख मिलता है। उत्तर और दक्षिण दोनों जो उसने जीते हैं राज्य, उन सब का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। मंदसौर का अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि कुमारगुप्त का है, जो कि गुप्त वंश के बारे में हम वहां पर भी पुरातात्विक साहित्य के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेशम बुनकरों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो आपका मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो अभिलेख और हैं, जो कि एक बंगाल के शासक विजय सेन का है, देवपाड़ा अभिलेख, ये सेन वंश के बारे में चर्चा करता है। ये जो अभिलेख हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा लेवल में, कि इसमें कौन सी विशेषता पाई गई, ये किस शासक से संबंधित है। आपके छोटे छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा, और मुझे उम्मीद है कि आप में वो हुनर है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में लगन होनी आवश्यक है। आप जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं वो उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप लगन से मेहनत कर रहे हैं, लगन से हर कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सफल होंगे, और इन वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। कुछ गलतियां हो रही हैं मेरे वीडियोज में तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अपने सुझाव दें। अब अभिलेखों के बाद जो चीजें आती हैं पुरातात्विक स्रोत में, वो आते हैं सिक्के या मुद्राएं। देखो, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, आहत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सिक्कों के साहित्य को काशापण कहा गया है। ये प्रश्न भी आया, दोनों प्रश्न पूछे गए कि प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया, आहत, और इन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा गया, तो कासर। इनसे भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन सिक्कों का रहा है। इसके अलावा औजार, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में किस प्रकार के औजार आए, धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया बड़ा पत्थर होता था जानवरों को मारने के लिए, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार आ गए, नवपाषाण काल में और आधुनिक हथियार बनने लगे। इन सब से भी भारतीय इतिहास को जानने में बड़ा योगदान इन सब का है। तो दोस्तों, ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातात्विक स्रोत में 3-4 हेडिंग आपके पास होने चाहिए, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, हथियार। ये पुरातात्विक स्रोत है। अब बात आती है कि विदेशी विवरण से हमें क्या, हमारे भारतीय इतिहास में कैसे जानकारी प्राप्त होती, तो उसके बारे में हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा। तो विदेशी साक्ष्य, जो विदेशी लेखक या विदेशी जो यात्री थे भारत में आए और भारत के इतिहास के बारे में लिखा, तो पहले यूनान और रोम के जो लेखक हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
यूनान और रोम का पहला जो लेखक था वो था टेशियस। टेशियस ईरान का एक राज्य वैद्य था। टेशियस कहां का राज्य वैद्य था? तो ईरान का राज्य वैद्य था। इसका जो विवरण मिलता है वो आश्चर्यजनक मिलता है, क्योंकि इसकी कहानियां परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। भारत के बारे में इसने जो भी लिखा बड़ा चढ़ा के लिखा, सुनी हुई कहानियां लिखी। लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि टेशियस कौन था? तो टेशियस एक राज्य वैद्य था जो ईरान का था। दूसरा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स के बारे में मैं इतिहास की डेफिनेशन मैंने पहले वीडियो में दी, वहां पर भी बताया कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोट्स को माना जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में इन्होंने भारत और फारस के बीच कैसे संबंध थे उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि इन्होंने अफवाहों के माध्यम से ज्यादा लिखा है, तो अविश्वसनीय माना जाता है इनका भी जो विवरण है। लेकिन हमारे लिए तो ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। अगले जो विद्वान आते हैं, या हम कहें कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक हैं, आनेसिकट्स, नियाकट्स जो उनका जल सेनापति था, नियाकट्स, अरिस्टोबुल, ये 3 लेखकों का जो विवरण है, सिकंदर के समकालीन जो लेखक हैं इनका विवरण विश्वसनीय माना जाता है। सिकंदर के शासनकाल में 3 लेखक आए, नियाकट्स, अरिस्टोबुल और एक है आनेसिकट्स। इन तीनों का विवरण मिलता है कि ये विश्वसनीय विवरण माना जाता है। सिकंदर के बाद एक लेखक आते हैं सेलुकस निकेटर, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था 305 बीसी में ना। इन्होंने भी ये समझा कि हम क्या कर देंगे, सिकंदर के समान आक्रमण करेंगे और भारत पर आक्रमण विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन समय बदल गया था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर आसीन हो चुका था और चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से उसे पराजित कर दिया। इसी उपलक्ष्य में उसे 3 शर्तें रखनी पड़ी। अराकोनिया, कंधार, अफगानिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त को देना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हो गया। इसके अलावा अपनी पुत्री हिलना से विवाह करवाना पड़ा सेलुकस को। और एक महत्वपूर्ण जो बिंदु दिया वो एक दार्शनिक मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इस मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और भारत के या उस समय के सामाजिक और संस्कृति के बारे में चर्चा की कि यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, इसके बारे में इंडिका में उसने चर्चा की। शासन प्रबंध के बारे में भी चर्चा उसने इंडिका में की। इसके बाद जो लेखक आते हैं वो डायमेकस आता है। डायमेकस सीरिया राजा अंतियोक का राजदूत था। सीरियाई राजा अंतियोक का राजा डायमेकस था, जो बिंदुसार के दरबार में आता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो भी ये विवरण है जरूर फोकस करें, नोट बनाएं। यदि मेरे इस लेक्चर में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने तरीके से भी आप नोट बना सकते हैं और फिर रिवीजन कर सकते हैं। तो डायमेकस क्या है? एक सीरियाई राजा है, सीरियाई राजदूत है जो एंटियोक का राजदूत बनकर मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आता है। एक बिंबिसार है जो हर्यक वंश का था, एक बिंदुसार है जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जो 298 से 273 तक शासन करता है बीसी में। तो इसके शासनकाल में राजदूत बनकर आता है। एक आता है डायोनिसिस, डायमेकस और डायोनिसस। यह अशोक के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, इसका विवरण भी विश्वसनीय माने जाते हैं। टॉलमी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व इसने भारत का भूगोल नामक ग्रंथ लिखा। ये प्रश्न आ सकता है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलमी ने लिखी। इसका विवरण बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के जानने के लिए। प्लिमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लिमी जिसने नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक लिखी, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिजों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। किस लेखक ने भारतीय पशुओं, भारतीय पेड़ पौधे और खनिजों के बारे में वर्णन किया? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिमी। प्लिमी के बाद आता है पेरिपल्स ऑफ एथ्रियन सी के लेखक का पता नहीं चला
कि ये किसने लिखा है, लेकिन इस ग्रंथ के हिसाब से ये पता चलता है कि इसने 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की। पेरिपल्स ऑफ एथरीन सी के लेखक के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि इसने 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की। ये तो हो गए हिंद यवन या रोमन यूनान के लेखक। अब आते हैं हम चीनी लेखक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण आता है फाहियान। चीनी लेखक था फाहियान, जो 499 से 415 बीसी तक किसका शासन था उस समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त का पौत्र ना। 300 400 फाहियान है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो यो गद्दी पर बैठता है और इसके शासनकाल में फाहियान भारत आता है। और भारत के बारे में इसने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है। इसने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है और मध्य प्रदेश के बारे में कहा कि यहाँ के लोग सुखी और समृद्ध रहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है शुंगयून, बहुत बार आया है, ये मिलान के लिए भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो फाहियान। दूसरा सुंगयून 518 ईस्वी से 521, अब ईस्वी आ गया है, ये भारत में आता है, भारत के बारे में अपना विवरण देता है, ठीक है। अभी क्रम फाहियान, सुंगयून और तीसरा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत में 7वीं शताब्दी में आता है, 629 ईस्वी में भारत आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, ठीक है। हर्षवर्धन को इसने बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया था। 5वां और 6वां बौद्ध संगीत इसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में होते हैं। इसके बारे में हम अगले बौद्ध संगीतों के बारे में चर्चा करते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। 629 से 645 भारत में रहता है और इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत दिया है वो शियुकी नामक ग्रंथ में दिया है। ये प्रश्न आ जाता है कि शियुकी क्या है, बहुत बार आया है, तो ये यात्रा वृत्तांत है जो ह्वेनसांग ने लिखा है। अगला चीनी यात्री आता है इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करता है। हाँ, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और बहुत सारे बौद्ध पुस्तकों का अध्ययन किया था, ठीक है। और जिस समय ह्वेनसांग भारत में आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे ह्वेनसांग के समय, तो शीलभद्र थे, ठीक है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आता है और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करता है। ये हो गए ये हो गए चीनी लेखक। 4 लेखकों के नाम याद हैं, फाहियान, सुंगयून, ह्वेनसांग और इत्सिंग। अब आता है कि अरबी लेखक जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की है, खासकर जब अरबों ने भारत में आक्रमण किया उसके बाद शायद मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया अल-बरूनी, ठीक है। ये प्रश्न आया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है, तो 17 बार। तो उसी मोहम्मद गजनवी ने अल-बरूनी को उसके देश से पकड़कर अपने देश गजनवी लाया और फिर भारत में लाया। और भारत में अल-बरूनी जब आता है तो उसने भारत की दशा के बारे में चर्चा की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा के बारे में अल-बरूनी ने चर्चा की अपनी पुस्तक तहरीक-ए-हिंद। ये किताबुल हिंद, दोनों एक ही नाम है और भारत की खोज भी कहते हैं इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी है, लेकिन इसी को भारत की खोज नामक पुस्तक, किताबुल हिंद, किताबुल तहरीक-ए-हिंद, 3 नाम है एक ही पुस्तक के। ये अल-बरूनी ने लिखी है और भारत की अलग अलग दशाओं के बारे में चर्चा किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आता है मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा की इसने। पांड्य शासक जो हम संगम वंश में पढ़ेंगे, 3 वंश उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम पांड्य भी आएंगे, चोल भी आएंगे, चेर भी आएंगे, लेकिन पांड्य देश की यात्रा की मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में। इसके अलावा तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इन्होंने त्युंगर और क्युंगर नामक पुस्तक लिखी है।
और ये भी भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। वीडियो को बड़ा अंत तक देखें, पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करें। और कल हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरा होगा, हम आपके सामने एमसीक्यू लाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर एग्जाम लेवल में, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्वेश्चनों के आपके सामने लाएंगे। बहुत सारे दोस्तों की हो रही है कि छोटे क्वेश्चन भी कराएं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, उतना अच्छा मैटर हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी हम थ्योरी कल पे ही चल रहे हैं, जल्दी से थ्योरी पूरी हो जाए, उसके बाद आपके टेस्ट कराए जाएंगे और आपको जो भी एग्जाम आपका हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर कराएंगे। और उसके लिए आवश्यकता है कि आपकी अटेंशन, आपकी इच्छा शक्ति, आप कितने मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि लगातार मेहनत करना आवश्यक है। जब कोई चीज मेहनत होती है किसी चीज में, तो मंजिल भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। वीडियो एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत, जितनी बार आप चाह रहे हैं उतनी बार देखें, नोट बनाएं और उस नोटों का रिवीजन करें। सफलता अवश्य मिलेगी, हुनर आपके पास है। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।